आज हमारे पास कई अलग अलग ज़रूरी विषयों पर बात करने के लिए काफ़ी कुछ है। मध्य पूर्व के हालात हैं, फिर अमेरिका में छात्रों से जुड़ी कुछ नई नीतियाँ, और मेडिकल साइंस में एक बहुत ही दिलचस्प खोज हुई है। और हाँ, हमारे ग्रह के बढ़ते तापमान पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर गजा से आ रही है। इजरायली प्रधानमंत्री का एक दावा है कि हमास नेता मोहम्मद सिनवार वो खान यूनिस में एक हवाई हमले में मारे गए हैं। जी, ये दावा तो आया है, लेकिन हमास की तरफ से अभी तक इस पे कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो मतलब स्थिति अभी साफ नहीं है। अच्छा। और गजा में ही एक और बहुत दुखद घटना हुई है मानवीय सहायता वितरण के दौरान। खबरें ये हैं कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जब खाना बांट रही थी तो वहां भीड़ बेकाबू हो गई। और फिर संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इजरायली सैनिकों की गोलीबारी हुई, जिसमें कम से कम 47 लोग घायल हो गए। 47 लोग, ये तो बहुत गंभीर है। हाँ, और इसके चलते फिलहाल सहायता वितरण का काम वहां रोक दिया गया है। ये तो बहुत ही चिंता की बात है, खासकर जब हम सुन रहे हैं कि वहां मदद की जरूरत कितनी ज्यादा है। बिल्कुल। असल में राहत एजेंसियां जो कह रही हैं वो ये कि रोजाना कम से कम 500 से 600 ट्रक सामान चाहिए। 500 से 600? हाँ, लेकिन पहुंच बहुत बहुत ही कम रहा है। यूनिसेफ ने भी यही कहा है, मतलब संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। उन्होंने बताया कि सामान तैयार तो है, लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाने में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। और इसी मुश्किल माहौल के बीच एक और दिल तोड़ने वाली खबर आई है। गजा का जो सबसे बड़ा फर्टिलिटी सेंटर था, बासमा फर्टिलिटी सेंटर, उसके बारे में। हाँ, ये खबर वाकई बहुत दुखद है। बताया जा रहा है कि ये सेंटर इजरायली बमबारी में पूरी तरह तबाह हो गया है। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह है कि इसमें रखे हुए 4000 से ज्यादा फ्रोजन भ्रूण वो नष्ट हो गए। 4000 से ज्यादा है, जिनका शायद माँ बाप बनने का सपना अब कभी पूरा ना हो पाए। और जानकारी ये भी है कि गजा के जो सभी 9 फर्टिलिटी क्लिनिक थे वो अब या तो बंद हो चुके हैं या काम नहीं कर रहे। इस पर अलग अलग बातें भी सुनने में आ रही हैं, मतलब संयुक्त राष्ट्र और इजरायली सेना के दावे। हाँ बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र का आरोप है कि इस सेंटर को जानबूझ के निशाना बनाया गया। अच्छा। जबकि इजरायली सेना इस बात से साफ इनकार कर रही है। लेकिन देखिए, ये घटना सिर्फ एक इमारत का नुकसान नहीं है, ये भविष्य की पीढ़ियों पर, समाज के दोबारा बनने की उम्मीदों पर असर डालती है। अक्सर संघर्ष के दौरान इन पहलुओं पर ध्यान नहीं जाता। सही कहा। चलिए अब गजा से थोड़ा हटकर अमेरिका की तरफ देखते हैं। वहां विदेशी छात्रों के लिए वीजा नियमों में कुछ बदलाव की बात चल रही है। प्रोफाइल की ज्यादा बारीकी से जांच की जाएगी। अच्छा, इसका कारण क्या बताया जा रहा है? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो यही कहा गया है कि इसका मकसद ये पक्का करना है कि अमेरिका आने वाले लोग यहाँ के कानूनों का पालन करें और देश के लिए सकारात्मक योगदान दें। लेकिन कुछ चिंताएं भी जताई जा रही हैं। कुछ सूत्रों का कहना है कि कहीं इसका इस्तेमाल छात्रों को उनके राजनीतिक विचारों के लिए निशाना बनाने में न किया जाए, खासकर जैसे गजा को लेकर हाल में विरोध प्रदर्शन हुए हैं उसको देखते हुए। हाँ, ये चिंता तो वाजिब लगती है। और इसका असर हार्वर्ड जैसे बड़े विश्वविद्यालयों की फंडिंग पर भी पड़ सकता है, क्योंकि वो विदेशी छात्रों से मिलने वाली फीस पर काफी हद तक निर्भर करते हैं। तो एक तरफ ये नीतियां हैं, वहीं दूसरी तरफ चलिए विज्ञान के क्षेत्र से एक अच्छी खबर की बात करते हैं। ब्रिटेन में ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए एक बहुत तेज टेस्ट बनाया गया है। जी हाँ, और ये वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है। इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। ये नॉटिंघम यूनिवर्सिटी की टीम ने तैयार किया है। इसमें उन्होंने जेनेटिक सीक्वेंसिंग और एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। और ये कितनी देर में पता लगा लेता है? सिर्फ 90 मिनट में ये बता सकता है कि ब्रेन ट्यूमर किस तरह का है। 90 मिनट, यानी ऑपरेशन के दौरान ही पता चल जाएगा। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इससे सर्जन्स को ऑपरेशन टेबल पर ही तुरंत सटीक जानकारी मिल जाएगी और वो उसी समय बेहतर इलाज का फैसला कर पाएंगे। मरीजों को बार बार सर्जरी से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये तो कमाल है। हाँ, और दुनिया भर में इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई जा रही है। सुनने में आया है कि न्यूजीलैंड जैसे देश भी इसे अपनाने पर विचार कर रहे हैं। सोचिए, इससे मरीजों और उनके परिवारों को कितनी राहत मिलेगी। वो जो अनिश्चितता होती है वो कम होगी। ये सच में एक उम्मीद जगाने वाली खबर है। लेकिन अब बात करते हैं एक गंभीर चेतावनी की, हमारे ग्रह के भविष्य से जुड़ी हुई। हाँ, ये चिंताजनक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO का अनुमान है कि अगले 5 साल रिकॉर्ड पर सबसे ज्यादा गर्म हो सकते हैं। सबसे ज्यादा गर्म? पिछले कुछ साल तो वैसे ही बहुत गर्म रहे।
2024 भी तो रिकॉर्ड गर्म था। सही कहा आपने। 2024 तो इतिहास का सबसे गर्म साल दर्ज हुआ ही था और अब WMO कह रहा है कि 80% संभावना है कि अगले 5 साल अब तक के सबसे गर्म होंगे। 80%? जी, और 70% संभावना इस बात की है कि दुनिया का जो औसत तापमान है वो औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाएगा। 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये तो पेरिस समझौते का लक्ष्य था जिसे हम इतनी जल्दी पार कर रहे हैं। हाँ, और ये लक्ष्य से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। हम इसके असर तो देख ही रहे हैं, बढ़ती गर्मी, कहीं भयानक बारिश, कहीं सूखा, और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा ये स्थितियां और भी गंभीर होती जाएंगी। तो आज हमने कई अहम मुद्दों पर नजर डाली। गजा में मानवीय संकट और लोगों की आप बीती, फिर अमेरिका में बदलती नीतियां, विज्ञान की एक नई उम्मीद और साथ ही हमारे ग्रह के लिए एक बढ़ती हुई चिंता। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात ये है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है ना? एक तरफ हम तबाही और अनिश्चितता देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ विज्ञान और इंसानी कोशिशें नई राहें भी खोल रही हैं, नई उम्मीदें जगा रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों इन विरोधाभासों के बीच हम संतुलन कैसे बना सकते हैं? कैसे साधा जाए ये संतुलन? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। BBC दुनिया में आज देखिए, गजा में बेकाबू भीड़ पर इस्राएली सेना ने चलाई गोली। गजा में सहायता एजेंसी से खाना लेने के दौरान बेकाबू हुई भीड़ पर इस्राएली सेना ने चलाई गोली। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कम से कम 47 घायल। स्वागत है आपका BBC दुनिया में, मैं हूं प्रेरणा। कैसे इस्राएल की बमबारी ने तोड़ा कई फलस्तीनियों का माँ बाप बनने का सपना, दिखाएंगे गजा से स्पेशल रिपोर्ट। पर उसके अलावा कार्यक्रम में अमेरिका ने किया स्टूडेंट वीजा के लिए अपॉइंटमेंट बंद करने का ऐलान। होगी वीजा जारी करने से पहले स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच। क्या बोले छात्र, दिखाएंगे रिपोर्ट। ब्रेन ट्यूमर्स को लेकर ब्रिटेन में हुई रिसर्च, सर्जन्स ने एक रैपिड टेस्ट को बताया गेम चेंजर। इससे ट्यूमर्स का इलाज हो सकेगा बेहतर। अगले 5 सालों में रिकॉर्ड स्तर पर रह सकता है दुनिया का तापमान, वैज्ञानिकों का अनुमान। रिपोर्ट के मुताबिक ठीक नहीं धरती की सेहत। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के नेता मोहम्मद सिनवार को इस्राएल ने खत्म कर दिया है। उन्हें निशाना बनाते हुए इस्राएल ने इसी महीने की शुरुआत में बड़े पैमाने पर गजा के खान यूनिस में मौजूद यूरोपियन अस्पताल के नीचे बने अंडरग्राउंड कंपाउंड पर हवाई हमले किए थे। इस हमले में 28 लोग मारे गए थे और दर्जनों लोग घायल हुए थे। अभी तक इस्राएली अधिकारी काफी सावधानी बरतते हुए कह रहे थे कि उनका अनुमान है कि सिनवार की मौत हो गई है, पर अब उन्होंने पुष्टि की है। हालांकि हमास की तरफ से इसकी पुष्टि होना बाकी है। और कल कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि गजा में अमेरिका और इस्राएल के समर्थन वाली संस्था गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन फलस्तीनियों को खाना पहुंचाने का काम शुरू करने जा रही है। लेकिन पहले ही दिन जब इस संस्था ने खाना बांटना शुरू किया तो भीड़ बेकाबू हो गई और फिर इस्राएली सैनिकों ने इसी भीड़ पर गोलियां चला दी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस गोलीबारी में कम से कम 47 लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें दक्षिणी गजा के रफा की हैं। यूएन के मानवाधिकार प्रमुख ने कहा है कि इस्राएली सुरक्षा बलों ने जब गोलियां चलाईं तो बहुत से लोग उनकी चपेट में आकर घायल हो गए। गजा में खाना और बाकी मदद बांटने के लिए जो नया सिस्टम अपनाया गया है उसे लेकर भी काफ़ी विवाद है। कल की घटना के बाद आज इस संस्था ने मदद बांटने के काम पर रोक लगा दी है। इस सब के बीच गजा में अंतर्राष्ट्रीय मदद दाखिल तो हो रही है, पर उनकी खेप बहुत सीमित है। आज सुबह केरेम शेलोम बॉर्डर के पास ये ट्रक्स गजा में दाखिल होने का इंतजार कर रहे थे। इस्राएल ने गजा में कुछ अंतर्राष्ट्रीय मदद आने की अनुमति दी है, लेकिन राहत संस्थाएं कहती हैं कि हर दिन गजा में 500 से 600 ट्रक्स की ज़रूरत है। इसमें से बस कुछ ही ट्रक्स गजा में हालांकि आ पा रही हैं। सुनिए बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था यूनिसेफ ने क्या कहा। हमारे पास मदद तैयार खड़ी है, वो ट्रक्स में है, और जहां मैं जॉर्डन में खड़ी हूं वहां के वेयर हाउसेज में हजारों ट्रक जितनी राहत सामग्री रखी हुई है। लेकिन गजा में ये मदद कतरा भर पहुंच रही है, और जब ये मदद सरहद के उस पार दक्षिणी गजा पहुंचती है तो फिर इसे उठाने से लेकर इसे बांटने तक हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमें कई रुकावटों का सामना भी करना पड़ रहा है जिन्हें दूर करने की जरूरत है ताकि हम इसे प्रभावी ढंग से लोगों में बांट सकें। Distribution at scale.
और गजा में इस्राएली बमबारी से होने वाली तबाही की मार उन फलस्तीनियों पर भी पड़ी है जिन्होंने माँ बाप बनने का सपना संजोया था। दरअसल इसराइल की बमबारी की चपेट में गजा का सबसे बड़ा फर्टिलिटी सेंटर भी आ गया है, जिसके बाद गजा में IVF ट्रीटमेंट से गुजर रहे कपल्स का कहना है कि अपना बच्चा होने का उनका सपना मिट्टी में मिल चुका है। इस सेंटर पर काम करने वाले स्टाफ का कहना है कि इस हमले में वहाँ रखे हजारों फ्रोजन एम्ब्रियोज यानी भ्रूण भी तबाह हो गए। उनका कहना है कि गजा के सभी 9 फर्टिलिटी सेंटर या तो तबाह हो चुके हैं या अब चालू हालत में नहीं हैं। देखिए BBC संवाददाता इथार शालाबी की रिपोर्ट। गजा के पुराने कस्बे में रहने वाली नूरा और उनके पति का कहना है कि वो माता पिता बनने का अपना आखिरी मौका गंवा चुके हैं। मुझे उम्मीद थी कि मेरा भी बच्चा होगा, लेकिन आखिर में सब कुछ 1 मिनट में खत्म हो गया। गजा के हजारों लोगों की तरह नूरा और मोहम्मद को भी जंग के चलते लगातार इधर से उधर जाना पड़ा। उन्हें एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए जरूरी खाना और दवाएं नहीं मिल पाईं। नूरा ने IVF से गर्भ धारण किया था, लेकिन प्रेगनेंसी के 7वें महीने में उन्होंने अपने जुड़वा बच्चे खो दिए। एक ओर बच्चों को खोने का दर्द था, तो दूसरी ओर बासमा फर्टिलिटी सेंटर भी बमबारी में तबाह हो गया, जहां से इन्होंने मदद ली थी। स्टाफ का मानना है कि इस्राएली हमलों में वहां रखे 4000 से ज्यादा फ्रोजन एम्ब्रियोज यानी भ्रूण भी नष्ट हो गए। ऊपर वाले की मेहरबानी से हमें पहली बार में ही IVF में कामयाबी मिली थी, लेकिन हमने बच्चे खो दिए। हमने वो सारे फ्रोजन एम्ब्रियोज भी खो दिए। संयुक्त राष्ट्र का आरोप है कि इसराइल ने जानबूझकर बासमा फर्टिलिटी सेंटर को तबाह किया। इस्राएली सेना का कहना है कि वो फर्टिलिटी क्लिनिक्स को इरादतन निशाना नहीं बना रहे हैं और न ही उनका मकसद गजा में जन्म दर को रोकना है। बासमा फर्टिलिटी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर बाहा गलियीनी का कहना है कि गजा के सभी 9 फर्टिलिटी क्लिनिक या तो तबाह हो चुके हैं या वो चालू होने की हालत में नहीं हैं। हम कुछ महिलाओं से एग्स नहीं ले सकते क्योंकि या तो वो बहुत उम्रदराज हैं या फिर उन्हें कोई दिक्कत है। कुछ के पतियों के टेस्टिकल्स में दिक्कत है, जिस वजह से हम उनके स्पर्म्स भी नहीं ले सकते। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें भविष्य में बच्चे पैदा करने का मौका नहीं मिल पाएगा। नूरा और मोहम्मद के लिए परिवार बढ़ाने का सपना अब टूट चुका है। हमें ऊपर वाले पर हमेशा भरोसा रहा है, लेकिन गजा में आपको यहाँ वहाँ जाना होता है। पैसे नहीं है, ना ही ऐसी जगह बची है जहाँ दोबारा ये प्रक्रिया शुरू कर पाएं। बहुत महंगी दवाइयाँ हैं, न अस्पताल है ना ही डॉक्टर, कुछ भी नहीं है। BBC संवाददाता इथार शलाबी की रिपोर्ट। बात अमेरिका की, जहां ट्रंप प्रशासन विदेशी छात्रों के नए स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन को सस्पेंड कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वो नए आवेदकों के सोशल मीडिया की जांच का दायरा भी बढ़ाएगा। Wherever you are, we're going to be looking at you. I think why that would, it seems to be. आप कोई भी हो, हम आप पर नजर रखने वाले हैं। जो कुछ हो रहा है वो विवादास्पद लग सकता है, लेकिन इसे ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए। हर देश को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और लेते भी हैं कि उनके यहाँ कौन आ रहा है। अगर आप वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सामान्य प्रक्रिया का पालन करें। जांच होगी और वहीं से आगे की प्रक्रिया चलेगी। जैसा कि राष्ट्रपति और सेक्रेटरी रूबियो ने कहा है, हमारा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जो लोग यहाँ हैं वो कानून को समझें, उनका कोई आपराधिक इरादा ना हो, वो यहाँ रुकने के दौरान सकारात्मक योगदान दें, चाहे वो कितने दिन भी यहाँ रुकें। और इसलिए मैं इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगी, लेकिन उम्मीद है कि इससे हम ये समझ पाएंगे कि कौन इस देश में आने का हकदार है और कौन नहीं। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं BBC संवाददाता पीटर बोवेज। What they're not saying is, for example, what could flag up a problem with a particular applicant. उन्होंने ये नहीं बताया कि किसी आवेदक के किस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट से परेशानी हो सकती है। ऐसा लगता है कि अमेरिकी अधिकारी छात्रों की पुरानी सोशल मीडिया एक्टिविटीज की जांच करेंगे। हालांकि ये साफ नहीं है कि इसमें वे क्या ढूंढेंगे। हाँ, ये जरूर माना जा रहा है कि वे ये देख सकते हैं कि कहीं कोई शख्स आतंकी संगठनों का समर्थन तो नहीं कर रहा है, लेकिन असल फिक्र ये है कि छात्रों को उनके राजनीतिक विचारों के आधार पर निशाना बनाया जा सकता है। और ये तब हो रहा है जब पिछले दिनों गजा युद्ध पर अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं।
ये नया निर्देश ट्रंप के उस निर्देश के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने अमेरिकी एजेंसियों से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिलने वाली फंडिंग की समीक्षा करने को कहा था, ताकि अमेरिका की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी के साथ व्हाइट हाउस के बढ़ते टकराव के बीच फंडिंग को रोका या दोबारा बांटा जा सके। दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की तरह हार्वर्ड भी फंडिंग के लिए काफ़ी हद तक विदेशी छात्रों पर निर्भर है। यूनिवर्सिटीज़ को मिलने वाली करोड़ों डॉलर की फंडिंग पहले ही रोकी जा चुकी है। कई विदेशी छात्रों को देश से निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हज़ारों वीज़ा रद्द किए जा चुके हैं। हालांकि अदालतों ने इनमें से कई फैसलों पर रोक लगा दी है। और इस पर हार्वर्ड के कुछ छात्रों की क्या राय है, आइए जानते हैं। ट्रंप नागरिक अधिकारों को खत्म करने की एक खतरनाक राह पर निकल पड़े हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विविधता पर कैसे नस्लवादी हमले किए हैं। हार्वर्ड और उसके अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट पर हमला अकादमिक दुनिया को कमजोर करने की एक गहरी कोशिश है। इसका मकसद हमारे बेहतरीन रिसर्चरों को निजी कंपनियों में भेजना है और शैक्षणिक संस्थानों की ताकत छीन लेना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने चेताया है कि रूस यूक्रेन के सुमी शहर के पास अपने 50,000 सैनिकों को जमा कर रहा है। ये बड़ा संकेत है कि रूस आने वाले गर्मी के मौसम में सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। गर्मी के इस मौसम और सूखे मैदानों का इस्तेमाल वो अपने टैंक्स को आगे ले जाने के लिए कर सकता है। ज़ेलेंस्की ने ये बात जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। मर्ज ने यूक्रेन को सैन्य मदद जारी रखने का भी वादा किया। कल जर्मनी ने कहा था कि यूक्रेन रूस के अंदर मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए पश्चिमी देशों के दिए हुए हथियार इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो जंग खत्म करने के लिए रूस के साथ एक सार्थक बातचीत करने का इंतजार कर रहे हैं। What do they need to stop people's killing? दुनिया एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से इंतजार कर रही है कि लोगों की मौत अब न हो। इसके लिए रूस को क्या कदम उठाने चाहिए? वहाँ से कुछ नई बात नहीं कही जा रही, बल्कि रूस अपनी पुरानी बातें दोहरा रहा है। हमारा मानना है कि संघर्ष विराम के लिए पहले से ही शर्तें रखने की जरूरत नहीं है और इसे जितना जल्द हो सके बिना किसी शर्त के लागू करना चाहिए। जर्मन चांसलर ने कहा कि वो यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार बनाने में मदद करेगा। ब्रिटेन में नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक रैपिड टेस्ट की खोज की है जिससे ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि मरीज को किस तरह का ब्रेन ट्यूमर है। सर्जन्स ने ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के मामले में इसे गेम चेंजर बताया है। रिसर्चर्स की टीम का कहना है कि उनका काम पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। दरअसल 100 से भी ज़्यादा तरह के ब्रेन ट्यूमर होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा कितना खतरनाक हो सकता है ये पता लगाना कई बार आसान नहीं होता। लेकिन रिसर्चर्स कहते हैं कि अब ब्रेन ट्यूमर के इलाज में काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए BBC संवाददाता रॉब सिसन्स की रिपोर्ट। नैन्सी की उम्र 2 साल है। वो अपना ज्यादातर वक्त अस्पताल में बिताती हैं। उनकी मां जेमा ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी 1 साल की बेटी को ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। नैन्सी हमेशा हंसती खेलती रहती थी। हर कोई उसकी आवाज से जान जाता था कि वो कहाँ है। अब वो एक कैंसर चैरिटी संस्था के टीवी विज्ञापन का चेहरा हैं। उनके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। उनका परिवार उस नई रिसर्च से खुश है जो ये पता लगाने में मदद करेगा कि मरीज को किस किस्म का ब्रेन ट्यूमर है। इससे इलाज में लगने वाला वक्त घटेगा और टेस्ट भी कम करवाने पड़ेंगे। नैन्सी की पहली सर्जरी के लिए 2 हफ्तों का इंतजार करना पड़ा। तब तक ट्यूमर का पता लगाना था। ये 2 हफ्ते चिंता से भरे थे। अगर ये जल्दी हो जाता तो दूसरी बार उसकी सर्जरी नहीं करनी पड़ती। कम ऑपरेशन होंगे तो मरीज को भी राहत मिलेगी। नॉटिंघम यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम कई सालों से इसी पर काम कर रही है। इसके लिए टीम ने 50 ऑपरेशन के दौरान निकाले गए ब्रेन ट्यूमर्स के सैंपल्स का जेनेटिक एनालिसिस किया। ये एक ट्यूमर से निकाला गया DNA है। टीम ने कुछ पोर्टेबल डिवाइसेस की मदद से इसकी रैपिड जेनेटिक सीक्वेंसिंग की। ये उपकरण ऑक्सफोर्ड की एक कंपनी ने बनाए हैं। नॉटिंघम टीम ने खुद एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें AI को भी शामिल किया है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि ट्यूमर किस तरह का है। ये टेस्ट 90 मिनट में आपको इस सवाल का जवाब दे देगा। So when we talk about sequencing, we are sampling DNA from a tumor sample that's come from theatre and we're reading... सीक्वेंसिंग में हम ट्यूमर से निकले DNA को स्टडी करते हैं। फिर हम इसकी तुलना नॉर्मल DNA से करते हैं। तब हमें पता चलता है कि मरीज के ब्रेन में क्या बदलाव आए कि DNA पर असर पड़ा। Mutations and changes where the letters have changed.
इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि कोई ट्यूमर बाकी ट्यूमर से कैसे अलग है। change. And we can read that, and that allows us to distinguish different types of tumours from one another. रिसर्च में ये बात भी निकल कर आई कि जल्दी होने वाले इन टेस्ट के रिजल्ट्स अभी इस्तेमाल की जा रही लंबी टेस्ट प्रक्रिया जैसे ही थे। नॉटिंगम के क्वीन मेडिकल सेंटर में ब्रेन सर्जन्स ने इस तरह की जांच को ब्रेन ट्यूमर के इलाज में गेम चेंजर बताया। इससे सर्जरी का तरीका बदल जाएगा। अगर हम सर्जन्स को सटीक जानकारी देंगे तो वो ये तय कर सकते हैं कि सर्जरी कैसे करनी है। वो ट्यूमर के हिसाब से इलाज कर पाएंगे। नॉटिंगम की लैब्स में काम करने वाले अपने काम को लेकर एक्साइटेड हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। ब्रिटेन के अस्पतालों से ही नहीं, दुनिया भर से लोग उनके काम में दिलचस्पी ले रहे हैं। New Zealand has about the same number of brain tumor cases. न्यूजीलैंड में भी ब्रेन ट्यूमर के उतने ही मामले हैं जितने नॉटिंगम में। मैंने वहां अपने सहयोगियों से इस बारे में बात की है और वो भी वहां इस तरीके को आजमाने वाले हैं। अभी उनको डायग्नोसिस के लिए सैंपल्स को न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया भेजना पड़ता है। अभी और भी रिसर्च हो रहा है। ये टीम चाहती है कि इस तरह के टेस्ट नेशनल हेल्थ सर्विस के जरिए पूरे ब्रिटेन में किए जाएं। बीबीसी संवाददाता रॉब सीसन्स की रिपोर्ट। अब बात मौसम के लगातार बदलते मिजाज की। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 5 सालों में दुनिया का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर रह सकता है। ब्रिटेन के मौसम विभाग कार्यालय ने एक रिपोर्ट की पड़ताल की है जिससे पता चलता है कि हमारे ग्रह पृथ्वी की हालत ठीक नहीं है। देखिए बीबीसी संवाददाता जस्टिन रॉलेट की रिपोर्ट। बीते हफ्ते ब्रिटेन में मौसम ने करवट ली और देश के ज्यादातर हिस्से में बारिश हुई, मगर इससे पहले ब्रिटेन में 60 सालों में पहली बार वसंत का मौसम इतना सूखा रहा। और अब तो दुनिया को आने वाले सालों में और भी गर्म मौसम के लिए तैयार रहना होगा। जरा इन संकेतों को देखिए। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि 80% संभावना है कि अगले 5 साल अब तक के सबसे गर्म साल साबित हों और इसकी 70% संभावना है कि धरती का औसत तापमान औद्योगिक युग से पहले के तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहे। L'accord de Paris pour le climat est accepté. करीब 10 साल पहले पेरिस में यूएन का क्लाइमेट समिट हुआ था। तब पूरी दुनिया राजी हुई थी कि ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने के लिए धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ने दिया जाए और इसके लिए 20 साल की मियाद तय की गई थी, 5 की नहीं। Even with the current warming that we've seen, we're getting more frequent and intense. अभी हम जिस तरह की गर्मी, भारी बारिश और भीषण सूखे जैसे बदलाव देख रहे हैं, साथ ही जैसे हमारे समंदर गर्म हो रहे हैं, बर्फ पिघल रही है और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, दुनिया का तापमान बढ़ने के साथ इन सब बातों में भी तेजी देखने को मिलेगी। As the global temperatures continue to rise. ब्रिटेन के किसान पहले से ही कह रहे हैं कि इस साल वसंत बहुत सूखा रहा और इसका असर पैदावार पर पड़ेगा, जबकि इससे पिछले वसंत में बहुत ज्यादा बारिश परेशानी का सबब बनी थी। ये बात याद रखनी होगी कि हम तापमान का बढ़ना जितना रोक पाएंगे, हमारे लिए खतरा उतना ही कम हो जाएगा। बीबीसी संवाददाता जस्टिन रॉलेट की रिपोर्ट। गुजरा साल यानी साल 2024 दुनिया का अब तक का सबसे गर्म साल था और इस बढ़े हुए तापमान के पीछे कुछ मुख्य वजहों में से क्लाइमेट चेंज भी थी। और बॉक्सिंग मैच तो आपने बहुत देखे होंगे, अब देखिए रोबोट्स की बॉक्सिंग। चीन में इस तरह ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बीच ये मैच हुआ और इन रोबोट्स के अंदर इंटेलिजेंस भी होता है जिससे ये पंच मूव्स को लेकर फैसले कर सकते हैं। तो कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC प्रेरणा। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।